स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 21 आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जाएगा। ठीक है, आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसका लास्ट टॉपिक रह गया तुम्हारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, तो इसके पहले हम लोग पार्ट नंबर 20 में किसको देखा कि जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप में किसकी स्टडी, तुम्हारा जेनेटिक मेकअप में क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखा गया, उसके गोल्स देखा गया, कैसे होता है तुम्हारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके टारगेट सैलिएंट फीचर देखा गया, उसके मेथड देखा गया कि उसकी विधि, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विधि किस लैब में इसको करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में इसको क्या करते हैं, यूज किया जाता है। तुम्हारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है इसमें तुम्हारा, ठीक है। इसमें तो उसका जेनेटिक मेकअप तुम्हारे इंडिविजुअल्स को कौन तुम्हारा है, कैसे तुम्हारे जेनेटिक मेकअप में बताया गया था ना। देखो ये 20 में बताया गया तुम्हारा जेनेटिक मेकअप यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन HGP जिसको शॉर्टकट कहा गया था। HGP जो क्या तुम्हारा मेगा प्रोजेक्ट होता है तुम्हारा, और कौन होता है जो इंडिविजुअल को तुम्हारा डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंस करता है, अलग अलग बनाने का। तो डीएनए सीक्वेंसेस मेक्स इंडिविजुअल तुम्हारे जितने भी डिफरेंट दिखाई देते हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी ह्यूमन ही के केस में ले लो, तो सभी के सभी क्या होता है, डिफरेंट दिखाए। तो उनको कौन होता है जो डिफरेंट बनाने का काम करता है, डिफरेंट को मिक्स कौन करता है, डीएनए सीक्वेंस। उसी सीक्वेंस से सभी के सभी इंडिविजुअल क्या होते हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो इसमें तुम्हारा वही जेनेटिक मेकअप होता है। जेनेटिक मेकअप में तुम्हारा डीएनए सीक्वेंसेस होता है, तो सबकी मेकअप क्या होता है, अलग अलग होता है। जितने भी इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल सभी के सभी क्या होते हैं, डिफरेंशिएट शो करते हैं। तो उसको कौन करता है तुम्हारा, कौन डिफरेंस बनाता है, तो डीएनए सीक्वेंस मिक्स तुम्हारा वही ना करता था तुम्हारा इंडिविजुअल डिफरेंस तुम्हारा। नहीं तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म अगर सेम होते तो क्या होता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो उसकी नेचर ने क्या किया, डीएनए सीक्वेंस सबको क्या कर दिया, अलग अलग तरह। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखा गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या इज अ मेगा प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसमें कितने बिलियन तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, कितने बिलियन था, 3 बिलियन होता है तुम्हारा, कितने बिलियन। इसीलिए तुम्हारा इसको स्टडी जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है तुम्हारा क्या है, काफी कास्टली होता है। कास्टली भी बताया गया था। कास्ट कितना तुम्हारा 9 बिलियन $। इसको अगर हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किए तुम्हारा 1990 में शुरू हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ था। तो सभी के सभी कंट्री के कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तुम्हारे अमेरिका था, तुम्हारे जापान थे, तुम्हारे बहुत से जितने भी हैं सभी के सभी क्या किए थे, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब 1990 में स्टार्ट किया गया था, तो यही तुम्हारे उसमें डीएनए सीक्वेंस से देखा गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर उसके क्या गोल देखा गया, उसके गोल्स क्या क्या थे तुम्हारे, उसका टारगेट, उसका लक्ष्य क्या था तुम्हारा, क्या क्या करता था तुम्हारे, इंफॉर्मेशन को क्या करता था तुम्हारे, देखो स्टोर द इंफॉर्मेशन, डेटा को क्या करता है, एनालिसिस का काम करता था, डेटा एनालाइज करता था। और उसके साथ साथ मेन इसका जो टारगेट क्या था तुम्हारा, आइडेंटिफाई करता था जितने भी ह्यूमन के डीएनए में तुम्हारे जीन्स रहेंगे, सभी के सभी को क्या करता है, आइडेंटिफाई जीन्स इन डीएनए सीक्वेंस। ये डीएनए है ना तुम्हारे, इसी में जीन्स को क्या करता था, आइडेंटिफाई करता। तो तुम्हारा कौन करता है, HGP ही करता है। तुम्हारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है तुम्हारा, आइडेंटिफाई द जीन्स इन द डीएनए सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करेगा। और उसके साथ साथ उसमें क्या करेगा, डिटर्मिनेशन सीक्वेंस, उसमें क्या होता है, डीएनए को ये तुम्हारे डिटरमाइन निर्धारण करता चला जाता है तुम्हारा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये होता है कि पहले जीन्स को क्या करेगा तुम्हारा, आइडेंटिफाई करेगा। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हारा सीक्वेंस को क्या करेगा, डिटरमाइन निर्धारण करने का काम करता है, ठीक है। और इससे तुम्हारे क्या होता है, तुम्हारे अलग अलग किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन डीएनए। जीन्स को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या किया तुम्हारा, डिटरमाइन किया। तो डिटरमाइन करने के बाद क्या बन गया तुम्हारा, डीएनए ह्यूमन का क्या हुआ, डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर उसके साथ साथ तुम्हारा स्टोर इंफॉर्मेशन का भी तुम्हारा यही उसके गोल्स होता कि ये स्टोर इंफॉर्मेशन को क्या करता है, यही स्टोर करता है, इसी से आइडेंटिफाई करते हैं। लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आज उसी में देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो कैसे, तो तुम्हारा यही क्या करता है, आइडेंटिफाई, स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और उसके साथ साथ डेटा एनालिसिस का भी यही काम करता है। फिर ये हो गया, उसके मेथड देखा गया, कितने मेथड थे, 2 मेथड थे। एक तुम्हारा क्या था, जीन एक्सप्रेस्ड टैग था तुम्हारा, और एनोटेशन था। पहले उसको क्या करता था, जीन्स को आइडेंटिफाई करके क्या टैग करेगा, सबको क्या बांधने जोड़ने का काम करेगा। फिर उसके बाद उसी को क्या करेगा, उस सीक्वेंस को क्या करता है तुम्हारा एनोटेशन, उस पर कमेंट करता चला जाएगा, ठीक। 2 मेथड देखा। फिर उसके बाद सैलिएंट फीचर देखा था। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी तुम्हारी, HGP की मुख्य विशेषता में भी देखा गया, ठीक है। फिर उसी के बाद और तुम्हारा आ जाएगा आज का अगला तो हमारा टॉपिक रहेगा
उसमें देख लो इसके सैलिएंट फीचर में कोई एक फीचर तुम लोग जैसे का देखा गया तुम्हारा, इसके जो कितना बेस पेयर होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर तुम्हारा, इसमें जो बेस और उसमें उसका जब एवरेज निकाला गया तो कितना था 3000 तुम्हारा, और उसके जो जीन से देखा गया था 30,000, पहले 3000 था, फिर उसमें जब उसका क्या किया गया तो 30,000, यही सब उसके बेसिस था तुम्हारे। 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं तुम्हारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। जीनोम ये तुम्हारा वर्ड है तो बताया था भैया, जीनोम क्या था भाई तुम्हारे जो ग्रुप ऑफ जीन होते हैं, जीनोम मीन्स क्या था, ग्रुप ऑफ जीन्स। यही इसमें क्या है तुम्हारे सभी के सभी ह्यूमन के कितने 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रहते हैं, तो इसमें कितने तुम्हारे जीन्स रहेंगे, तुम्हारा एवरेज निकाला गया तो कितना था तुम्हारा 3000 था। कितना एवरेज निकाला गया तुम्हारा 3000 बेसिस उसके एवरेज निकाला गया, फिर उसमें देखा गया एवरेज के बाद उसके टोटल नंबर ऑफ जीन्स देखा गया, उस एवरेज में देखा गया तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने तुम्हारे 30,000 था। तो ये सब के सब क्या उसी के मुख्य विशेषता थे, तो इसीलिए इसको जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जब काम किया जाए तो इसमें काफी कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से पूरा कैलकुलेशन करके देखा गया था कितना कास्ट पूरा आ सकता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में स्टडी किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब में इसकी स्टडी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सब किसने डेवलप किया था, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को फर्स्ट तुम्हारे 1984 में डेवलप करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंट को डेवलप किया था। ठीक है, अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब ये क्या करता है तुम्हारा, अब इसमें क्या होता है इंडिविजुअल जो होते हैं तुम्हारे उसी से क्या होता है कंपेयर कराते हैं। ठीक है, दो अगर ऑर्गेनिज्म को हमको कंपेयर उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, डीएनए टेस्ट। देखते हो कहीं क्राइम होता है तुम्हारा तो उसमें क्या होता है, या तुम्हारा रिलेशन पता करना, रिलेटिव पता करना, तो डीएनए टेस्ट कराते कि नहीं कराते, तो वही तुम्हारे तो उसमें क्या होता है तुम्हारे उसी में ये सब तुम्हारे क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंट हो, डीएनए को यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले 2 इंडिविजुअल को आपस में कंपेयर कराने का तो देखोगे किसी का तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस सिमिलर नहीं होगा। देख एक का डिफरेंस दोनों के क्या होगा, फिंगरप्रिंट डिसिमिलर होता है। नेचर का इसी यही है तुम्हारा जो क्या है डिफरेंशिएट करता है। डीएनए फिंगर रेयरली का एकदम नहीं तुम्हारा करता है, कहीं के देखोगे रेयरली लिखा, रेयरली जो डीएनए सीक्वेंस होता है किसी का मैच करता है, रेयरली कभी कल होता है, देखते हो ना फिंगर करने पे क्या होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो रेयरली सीन होता है तुम्हारा। ठीक है, मगर इसमें तुम्हारा जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है सब में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल है, जितने भी इंडिविजुअल है सभी के सभी क्या होता है डीएनए डिफरेंस क्या होता है, कंपेयर कराने पे क्या होता है 2 अलग अलग टाइप के डिफरेंस दिखाई देते हैं तुम्हारे। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे पहले इसको डेवलप करने वाले एक साइंटिस्ट थे तुम्हारे एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट, एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट थे। कब इसको डेवलप किया था, 1984 में। इसमें कंपेयर कर रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंट को दो से, तो दोनों के दोनों फिंगरप्रिंट क्या आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे, तो इसीलिए उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको कहाँ पे ये कहाँ पे यूजफुल होता है, ठीक है, किसमें यूजफुल इसमें उपयोग इसको किया जाता है, यूजफुल होता है कहीं क्राइम होता है, किसी चीज को इन्वेस्टिगेशन जब होता है, क्राइम व्राइम होता है, तो क्रिमिनल को क्या करने के लिए, फाइंडिंग के लिए, उसको पता करना रहे तो क्या करते हैं डीएनए टेस्ट कराते ही नहीं करते। उसमें तो कोई अननोन आ गया तो उसको भी कंपेयर कराने के लिए क्या, तो दोनों का डीएनए टेस्ट कि वाकई उन्हीं का सैंपल है कि नहीं है, अगर मैच कर जाएगा तो ठीक है। जैसे और भी क्या, तो देखो आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फाइंडिंग अ डिजीज, कि कौन एजेंट है, किसी कोई भी जैसे पैथोजन कोई भी तुम्हारा होता है तो क्या करता है फाइंडिंग अ डिजीज, उसमें कौन सा एजेंट है उसका जो क्या करता है उससे डिजीज हुआ, तो उसी का डीएनए देखे थे, तो डीएनए से पता चल जाएगा कि इसका एजेंट मतलब वही पैथोजन, रोग उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, तो उससे पैथोजन का पता जाता है। तो डिजीज को भी पता करना रहता तो इसमें डीएनए टेस्ट करते हैं। और उसके साथ साथ क्या कि कई फाइंडिंग क्रिमिनल जो होते हैं, क्रिमिनल्स को भी पता करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ रिलेटिव भी तुमको पता करना, तो इससे क्या होता है डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है। ठीक है, तो एक एक करके पहले नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले इसको कहाँ पे क्या किया जाता है, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या था, एक टेक्निक है तुम्हारा। आजकल तो सभी के सभी टेक्नोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करते हैं। कहीं भी सिक्योरिटी होता है तो डीएनए फिंगरप्रिंट, इसमें ज़्यादातर सब क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ किसमें, तुम्हारे डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ 2 इंडिविजुअल। इस टेक्निक से हम लोग 2 इंडिविजुअल को डिफरेंस कराते हैं, तो सबका फिंगर क्या होता है, अलग अलग होता है तुम्हारा, ठीक है। इसीलिए उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में यूज करते हैं ताकि उसको कोई खोल नहीं सकता है तुम्हारा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ कितने इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल से कंपेयर कराया जाता है, ठीक है। इसमें कंपैरिजन कराया जाता है तो देखोगे दोनों के डीएनए सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस दिखाई देगा। जब उसका फिंगरप्रिंट कहीं भी अगर उसको फिंगर लोगे तो क्या होगा, दोनों के छाप जो बनेगा, यहाँ पे छोटा सा कर देने फिंगर एक में देखोगे इस तरह दिखाई देगा, और जो दूसरा फिंगर होगा उसमें कैसा होगा, इस तरह दिखाई देगा। तो सबके कंपैरिजन कराओगे तो किसी का इस तरह दिखे तो सबके क्या होगा, दोनों जब कंपेयर करेंगे तो दोनों का डीएनए सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस होता है तुम्हारा, दोनों का सिमिलर नहीं होता, रेयरली होता है, कभी चांस बाई चांस होता है कि जिसका क्या था मैच कर जाता है, नहीं तो नहीं के बराबर होता है, ठीक। तो वही कह रहा है चांसेस आर वेरी लेस, बहुत कम चांसेस आर वेरी लेस नहीं है क्या, वेरी लेस, दैट 2 इंडिविजुअल्स वुड हैव एग्जैक्टली सेम डीएनए सीक्वेंस। बहुत कम चांस है कि किसी दो पर्सन का जो फिंगरप्रिंट क्या हो जाए, एग्जैक्टली सेम हो जाए। थोड़ा ही सा थोड़ा कोई ना कोई डीएनए सीक्वेंस होगा जो क्या होगा, तुम्हारा डिफरेंस होगा। तो वही कह रहा है चांसेस आर वेरी लेस दैट 2 इंडिविजुअल्स वुड हैव एग्जैक्टली सेम डीएनए सीक्वेंस। देखो अब कैसे, लाइक हाउ 2 इंडिविजुअल्स रेयरली सेम फिंगर प्रिंट। वही कह रहा है कि जो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें बहुत कम ही होगा जिसका फिंगरप्रिंट क्या हो, सेम होता है। अब इसको सबसे पहले डेवलप करने वाले, बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, डेवलप करने वाले, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप्ड बाय एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एलेक्स जेफरी। 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट को क्या कहता है, डेवलप किया था, फॉर्म डिस्कवरी करके बनाए थे। फर्स्ट तुम्हारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एलेक्स जेफरी। कब, इन 1984 में किया था, ठीक है। अब इसको देखो कहाँ पे तुम्हारी और ये यूज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजफुल इन। अब अगर देखा जाए तो यूजफुल इन में हम लोग खुद से अपने एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजफुल इन मोबाइल। उसमें देखे मोबाइल पैटर्न के जो लाकर होते हैं तो क्या होता है, सभी के सभी फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो लिख सकते हो, मगर हमने इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, तो उस बुक में नहीं दिया है, तुम लोग ऐड कर सकते हो। अगर एग्जाम में पूछ देगा तो पहला पॉइंट वही कर देना, तो एग्जामिनर भी क्या कहेगा, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कहाँ पे यूज किया जाता है, सिक्योरिटी के उसमें भी किया जाता है, ठीक है, पासवर्ड के तौर पे। ओके, तो उसी में उसको क्या होता है, सिक्योरिटी तुम्हारा पासवर्ड सभी के सभी क्या होता है। आजकल तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होने लगी है, अटेंडेंस भी आजकल मोस्टली क्या होता है, अटेंडेंस है। तो वही क्या, अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजफुल इन, सबसे पहले फाइंडिंग अ डिजीज काजिंग एजेंट, किसी डिजीज को अगर एजेंट का पता करना, पैथोजन को पता करना, तो उसमें उसके भी क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट को यूज करते हैं। अगर डीएनए पता चल जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि कौन सा एजेंट है, कौन उसका पैथोजन है जिससे डिजीज काज हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फाइंडिंग अ डिजीज, किसी बीमारी को पता करना, तो उसमें फिंगरप्रिंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं कि कौन उसका एजेंट है। एजेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, ठीक है, पैथोजन जो रोग उत्पन्न कर, जो डिजीज काज कर रहा है। फिर दोस्त और कहाँ पे इसको करते हैं, फाइंडिंग क्रिमिनल्स। अक्सर देखते हो कहीं क्राइम व्राइम होता है तो वहाँ पे डीएनए टेस्ट कराते हैं कि कौन सा क्राइम, कौन है क्रिमिनल को टेस्ट करना, तो कैसे पता चलेगा कि जो क्राइम किया है वह तो कौन है, तो उससे डीएनए उसके फिंगरप्रिंट से क्या होता है, पता चल जाता है। फिर उसमें देखो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, कोई 2 अननोन है, मान लो बिछड़े हुए थे काफी, तो लोग फिर बाद में कहेंगे अरे ये तो तुम्हारे आपस का रिलेटिव है, ये है, तो उसको उसको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए टेस्ट करा देंगे तो कंफर्म क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये दोनों आपस में क्या है, रिलेशनशिप, रिलेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करते हो, तो नीचे तुम पॉइंट ऐड कर सकते हो। मोबाइल के पासवर्ड में भी तुम यूज करते हो आजकल, तो देखा जाए तो सिक्योरिटी में भी क्या होता है, फिंगरप्रिंट ही को यूज किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, ठीक है। अब इसका बेस देखा जाए, पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद इसका आधार देखा जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। ओके, अब अगली हेडिंग हो जाएगा बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या उसका बेस है, किसके आधार पे तुम्हारे डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं, तो इसमें देखा जाएगा कोडिंग और नॉन कोडिंग।
जो नॉन कोडिंग प्रोटीन, जो नॉन कोडिंग होता है वही तुम्हारे डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार होता है। ठीक है, अभी फिगर बना के दिखा देंगे। चलो अब देखो अगली हेडिंग है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बेसिस ऑफ, इसका आधार क्या है, बेस क्या है, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है? ठीक है, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब इसका आधार क्या, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे डीएनए सीक्वेंस का, तो देखा जाएगा कौन कोडिंग और कौन नॉन कोडिंग। जो कोडिंग होगा वो तो प्रोटीन सिंथेसाइज कर देगा, जो नॉन कोडिंग होगा वही तुम्हारा उसका डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या होता है, आधार होता है, बेस होता है। जैसे अभी एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, इसमें पहले पॉइंट नोट कर ले, तो पॉइंट वही है, इसमें कहा जाएगा क्या कहा जाए, जो तुम्हारे नॉन कोडिंग होता है वही उसके आधार होते हैं तुम्हारे किसका, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। तो इसमें पहले नोट कर ले जाए सीक्वेंसेस विच, यहीं पे पॉइंट करके लिख लो, सीक्वेंसेस विच डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स हो जाएगा। ठीक है, विच डू नॉट कोड फॉर, विच डू नॉट कोड, कोड्स फॉर किसके लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन डीएनए सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस विच डू नॉट कोड्स फॉर किसके लिए, प्रोटीन जो तुम्हारा उसे नॉन कोडिंग कहेंगे, जो कोड जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा उसे कोडिंग, तो जो नॉन कोडिंग रहेगा जो डू नॉट कोड रहेगा तो उसी वही क्या होता है, उसका आधार होता है। ठीक है, प्रोटीन्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, वही उसके क्या होते हैं, आधार हो जाते हैं। बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसके, तुम्हारे जो प्रोटीन्स का कोडिंग नहीं करेगा वो नॉन कोडिंग हो जाएगा, तो वही फॉर्मेशन वही उसका क्या होता है, आधार हो जाता है किसके, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। अब स्ट्रक्चर देख लो एक, अब देखो यहाँ पे, यहाँ हम इंडिकेट कर देंगे कोडिंग है, कोडिंग फिर नॉन कोडिंग फिर कोडिंग, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग हो जाएगा। नॉन कोडिंग, जो कोडिंग होगा वो प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और जो नहीं कोडिंग होगा वो क्या होगा, प्रोटीन फॉर्म, यहाँ पर लिख लो, प्रोटीन फॉर्म्स द बेसिस, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो ये क्या देखो, ये कोडिंग, ये भी क्या है, कोडिंग हो जाएगा। कोडिंग नॉन कोडिंग होता है नहीं, कोडिंग नॉन कोडिंग फिर कोडिंग नॉन कोडिंग, यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग। तो जो नॉन कोडिंग होता है वही डीएनए फिंगर प्रिंट में क्या करता है। ठीक है, उसका वही आधार होता है। जो ये कोडिंग हो गया तो क्या, तो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, 2% लेस देन, वो भी 2% कम ही होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए कोडिंग करते हैं। ठीक है, फिर वही बार बार रिपीट करते हैं। इसके सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम में क्या बताएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, कि लेस देन 2% होते हैं कोडिंग जो तुम्हारा किसका, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। फिर वही 2% जिससे कम जो होते हैं वही क्या होता है, बार बार रिपीट करके प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये कोडिंग होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। ये नॉन कोडिंग नहीं होगा तो ये उसका क्या हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार होता है। ठीक है, यही तुम्हारे इसी को क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्या कह सकते हो, नॉन कोडिंग होता है। ये पूरा लिखोगे, सीक्वेंसेस विच डू नॉट कोड्स फॉर प्रोटीन्स फॉर्म, तो द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करेगा वो सभी कैसे क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार होगा। नोट कर लो इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब देखा जाएगा नॉन कोडिंग रीजन का डिफरेंट इंडिविजुअल्स में कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, इसी तरह उसका भी फिगर ड्रा कर दिया जाए। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा नॉन कोडिंग रीजन्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, नॉन
कोडिंग, नॉन कोडिंग मतलब वही प्रोटीन जो सिंथेसाइज नहीं करेंगे, फॉर्मेशन, नॉन कोडिंग रीजन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स इन इंडिविजुअल्स कर लो, या इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, या खाली इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नॉन कोडिंग रीजन्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल। देखो जैसे सन फादर में कैसा होता है, और एक तुम्हारा जो अजनबी होता है, ठीक है, अजनबी स्ट्रेंजर जो होता है उसमें कैसा डीएनए सीक्वेंस होता है, नॉन कोडिंग का रीजन कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बनाया जाएगा किसका, सन का। ये क्या है, एक सन का डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। ये कोडिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोडिंग, और ये सब क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग, फिर कोडिंग, ये क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग, कोडिंग है नॉन कोडिंग, फिर ये कोडिंग हो जाएगा, कोडिंग, इसी तरह क्या चलता है, कोडिंग नॉन कोडिंग, इस तरह क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। फिर उसका फादर का देखा जाएगा, फादर और सन का कैसा होगा, और जो स्ट्रेंजर होगा, अजनबी होगा, उसका कैसा डीएनए सीक्वेंस मतलब नॉन कोडिंग रीजन्स कैसा होगा। अब इस दोनों आपस में क्या होंगे, फादर और सन का तो दोनों सेम ही होगा, डीएनए जब टेस्ट कराएंगे तो दोनों का सीक्वेंस कैसा दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। जैसे इसके थे कोडिंग नॉन कोडिंग, ये क्या जाएगा, नॉन कोडिंग, फिर कोडिंग नॉन कोडिंग, फिर एंड कोडिंग। तो इस तरह हुआ क्या था, फादर और सन का क्या काफी सिमिलरिटी क्या सेम होगा, फादर और इसका क्या हो जाएगा, दोनों में क्या होगा, इस तरह सीक्वेंस कैसा होगा, सेम शो करेगा। और स्ट्रेंजर जो अजनबी होगा, एक अजनबी का डीएनए सीक्वेंस, उसका देखो नॉन कोडिंग रीजन्स कैसा होता, ठीक। ये तुम्हारा हो गया जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, कोडिंग होगा, फिर इसके जो नॉन कोडिंग इस तरह से तुम थोड़ा सा ज्यादा कर लो, कोडिंग नॉन कोडिंग एंड कोडिंग। ये किसका है तुम्हारा, एक अजनबी का है तुम्हारा, एक स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अजनबी को कहा जाता है, ठीक है, एक अननोन, ये कोडिंग हो जाएगा, और ये उसका नॉन कोडिंग। इसके रीजन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा पूरा, इसके जो रीजन क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। नहीं तो ये भी सेम हो जाए तब तो डीएनए मैच कर जाएगा, पता वहाँ पे अगर रिलेशनशिप होता तो सभी के सभी रिलेशन शो करने लगेंगे, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। इस तरह से तुम्हारा डिफरेंट रीजन्स होता है, ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल में तुम्हारा इस तरह से तुम्हारे किसके नॉन कोडिंग का रीजन होता है। इसको सिर्फ ड्रा कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो एक होगा क्वेश्चन, हाउ इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डन। क्वेश्चन क्या तुम्हारा, हाउ इज डीएनए फिंगरप्रिंट, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंट हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको जब जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब में जब फिंगरप्रिंटिंग को टेस्ट करते हैं, जो फॉरेंसिक लैब, जेनेटिक लैब, तुम्हारे जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो अब तो फॉरेंसिक लैब में तुम्हारा फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, तुरंत तो डीएनए टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉरेंसिक लैब में डीएनए को क्या सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए का जो सैंपल होगा उसको आइसोलेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डीएनए सैंपल आइसोलेट करने के बाद उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे। जो भी सैंपल जो कलेक्ट करके जो फॉरेंसिक लैब वाले आते हैं, कहीं भी अगर क्राइम होता है या किसी टू इंडिविजुअल में रिलेशन पता करना हो तो उसका डीएनए सैंपल लेते हैं नहीं लेते हैं, या किसी भी तुम्हारे की कोई ऐसी डिजीज है उसका एजेंट भी पता करना, तो इसमें भी फिंगरप्रिंट को क्या करें, फॉरेंसिक लैब वाले क्या करेंगे, डीएनए का सैंपल लेंगे, सैंपल लेके जाएंगे लैब में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, डीएनए सैंपल को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन के बाद क्या करें, फिर प्यूरिफाइड उसको, फिर उसको क्या करें, प्योर करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, वो लोग एसटीआर उसमें यूज करते हैं। एसटीआर होता है, देखो एक वीएनटीआर होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है तुम्हारा, और जो होता है एक एसटीआर। एसटीआर का फुल फॉर्म सुन लो पहले, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये क्या था, छोटे छोटे बार बार ये क्या एक के पीछे एक होता है, टैंडम इसका था एक के बाद एक रिपीट होता चला जाएगा, छोटे छोटे पीस में क्या होता है, डीएनए होता है। तो वही क्या, एसटीआर आर आइसोलेटेड,
छोटे छोटे टुकड़ों में आइसोलेट, वो अलग हो जाएगा तुम्हारा बाई किससे, एक रिएक्शन कराते हैं तुम्हारा, उसका नेम है पीसीआर, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसी डीएनए में पीसीआर करा देंगे तो सभी के सभी जो जाएगा आइसोलेट होकर क्या छोटे छोटे पीस में आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा। फिर अभी क्या करेंगे, अब एसटीआर को उसमें से सेपरेट करेगा। देखो एसटीआर आर सेपरेटेड यूजिंग, एक जेल यूज करेंगे, उस जेल का नाम क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। अब एसटीआर को सेपरेटेड करने के लिए उसमें क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल उसमें प्रोवाइड करें, पास करेंगे। तो देखो उसमें क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, उसमें क्या करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसमें देखो क्या होगा, जो हैवी होगा वो स्लो मोशन मूव करेगा, ठीक है, स्लो मूवमेंट करेगा, और जो लाइटली रहेगा तुरंत क्या होगा, एक तुम्हारा इसी तरह ट्रे रहेगा, ठीक है, जो होता है ना ट्रे होता है जो, तो इसी में ये तुम्हारा मान लो ये डीएनए हैवी है, लाइटर है, हैवी है, लाइटर और हैवी होते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो हैवी जो होगा ये स्लो मोशन मूवमेंट करेगा, और जो लाइटली रहेगा तुरंत क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होगा तो तुरंत इसमें मूवमेंट होना, जगह एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं। तो इस तरह से हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट का जो चेकअप करते हैं, जो टेस्ट करते हैं तुम्हारे फॉरेंसिक लैब वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले कहीं मान लो कोई क्राइम हो गया तो उस क्रिमिनल को पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या, उसका पहले वहाँ पे जो भी सैंपल मिलेगा उसको लेके जाएंगे फॉरेंसिक लैब वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके सैंपल को आइसोलेट एंड प्यूरिफाइड करेंगे। फिर एसटीआर, उसमें एसटीआर को करेंगे तो किसमें एसटीआर कब होगा, पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा। फिर उसी में क्या एक जेल यूज करेंगे, उस जेल का नेम क्या था तुम्हारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल था, ठीक है। फिर उसी इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में क्या पास करेंगे, तुम्हारे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जिसको इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ठीक है, डीएनए के द्वारा। फिर उसमें क्या जो हैवी रहेगा वो स्लो मोशन, जो तुम्हारा इस तरह से क्या होगा, क्रिमिनल हो या डिजीज काजिंग हो या तुम्हारा रिलेशन पता कर, तो डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या होता है, दोनों के बीच में पता चल जाता है। तो ये रहा तुम्हारा चैप्टर। आज से ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी क्या हुआ, कंप्लीट होगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर था जिसमें तुम्हारे 21 पार्ट्स हुए थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो वंशागतिकी के तुम्हारे आणविक आधार होता है वो क्या है, तो हमको पता चला तो क्या है तुम्हारा डीएनए ही ना हुआ। तो डीएनए का स्ट्रक्चर से लगा एकदम पूरा, उसके क्या था फंक्शन, यूज कैसे, इसका स्ट्रक्चर, संरचना, सीक्वेंस। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड से स्टार्ट किए थे, न्यूक्लियोसाइड से पहले फिर बना न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से कहाँ तक, पूरा डीएनए फिंगर प्रिंट तक हम लोग स्टडी किए इस चैप्टर में, ठीक है। उसमें देखा गया इसके डीएनए के स्ट्रक्चर भी देखा गया, फिर उसके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, कैसे कैसे फॉर्मेशन हो। तो तुम्हारे इस चैप्टर में हम लोग एक पॉइंट एनसीईआरटी का क्या 100% एनसीईआरटी कवर किया गया, ठीक है। कुछ चैप्टर इस टॉपिक से कोई चैप्टर, इस चैप्टर से कोई टॉपिक रिमूव किया हो या ना किया हो, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ ना, तो भी हम लोगों ने इस चैप्टर को क्या कंप्लीटली स्टडी किए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ चैप्टर तुम्हारा आज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे देखा जाएगा इवोल्यूशन, तो चैप्टर हटा दिया है, अब नेक्स्ट डे देखा जाएगा बायोटेक्नोलॉजी या तो फिर डिजीज है वो देखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर है, वैसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए नहीं। चलो हेल्थ एंड डिजीज देखा, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी देखा जाएगा, ठीक है। पहले हेल्थ एंड डिजीज देखा जाएगा, ठीक। तो आज ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर कंप्लीट फिनिश्ड हुआ। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे मिला जाएगा नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर भी रहेगा और नए यूनिट भी रहेगा। ओके, थैंक यू।